बच्चों आ जाओ नेक्स्ट जो हमारा मिसलेनियस एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 9। इसको देखो ध्यान से। ये क्या बोला है? डाइट प्रॉब्लम है। इसमें क्या बोला है? ए डाइटिशियन हैज़ टू डेवलप ए स्पेशल डाइट यूजिंग टू फूड्स। कोई डाइटिशियन है, वो क्या कर रहा है? स्पेशल डाइट बना रहा है। कौन से? दो फूड को मिला के। एक फूड क्या है? पी, और दूसरा फूड क्या है? क्यू। ठीक है। ईच पैकेट कंटेन 30 ग्राम ऑफ फूड पी। मतलब क्या है कि फूड पी का एक जो पैकेट है उसका वेट क्या है? 30 ग्राम है। और उसके एक पैकेट में, फूड पी के एक पैकेट में 12 यूनिट्स ऑफ कैल्शियम है, 4 यूनिट्स ऑफ आयरन है, 6 यूनिट्स ऑफ कोलेस्ट्रॉल है, एंड 6 यूनिट्स ऑफ विटामिन ए है। ठीक है। ईच पैकेट ऑफ द सेम क्वांटिटी ऑफ फूड क्यू। जो अगर फूड क्यू लेते हो उसका भी वेट क्या? 30 ग्राम है। उसके 30 ग्राम के एक पैकेट में, फूड क्यू के 30 ग्राम के एक पैकेट में 3 यूनिट्स ऑफ कैल्शियम है, 20 यूनिट्स ऑफ आयरन है, 4 यूनिट्स ऑफ कोलेस्ट्रॉल है, एंड 3 यूनिट्स ऑफ विटामिन ए। ठीक है। द डाइट रिक्वायर्स एटलीस्ट, डाइट में क्या होना चाहिए? कम से कम 240 यूनिट क्या होना चाहिए? कैल्शियम होना चाहिए। एटलीस्ट 460 यूनिट्स आयरन होना चाहिए। एंड एटमोस्ट, ज़्यादा से ज़्यादा, एटमोस्ट का क्या मतलब होता है? ज़्यादा से ज़्यादा 30 यूनिट्स ऑफ कोलेस्ट्रॉल होना चाहिए। हाउ मेनी पैकेट ऑफ ईच फूड शुड बी यूज टू मिनिमाइज द अमाउंट ऑफ विटामिन ए। बोल रहा है क्या कि ये बताओ कि पैकेट, ये फूड पी और फूड पी एंड फूड क्यू के कितने पैकेट्स लें कि जो विटामिन ए है ना उसके क्वांटिटी को डाइट में हम मिनिमाइज कर सकें। ठीक है। व्हाट इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ विटामिन ए? बोल रहा है कि मिनिमम अमाउंट ऑफ विटामिन ए क्या है ये भी बताओ। फिर से एक बार बता रहा हूँ, हमारे पास क्या है कि कोई डाइटिशियन है जो फूड पी और फूड क्यू इसको मिला के एक स्पेशल फूड बना रहा है। फूड पी का एक पैकेट जो है उसमें 30 ग्राम है। ठीक है। जो भी होगा फूड पी जो भी है वो एक पैकेट में 30 ग्राम फूड पी है। और फूड क्यू है एक पैकेट में क्या है? कितने ग्राम है? उसमें भी 30 ग्राम है। फूड क्यू जो है ना उसमें भी 30 ग्राम है। अब जो फूड पी का एक पैकेट है उसमें 12 यूनिट ऑफ कैल्शियम है, 4 यूनिट्स ऑफ आयरन है, 6 यूनिट्स ऑफ कोलेस्ट्रॉल है, एंड 6 यूनिट्स ऑफ विटामिन ए है। ठीक है। ईच पैकेट ऑफ द सेम क्वांटिटी ऑफ फूड क्यू। फूड क्यू का एक पैकेट जो है सेम क्वांटिटी मतलब 30 ग्राम है। फूड क्यू भी जो है 30 ग्राम का एक पैकेट है। उसमें भी 3 यूनिट ऑफ कैल्शियम है, 20 यूनिट्स ऑफ आयरन है, 4 यूनिट्स ऑफ कोलेस्ट्रॉल है, एंड 3 यूनिट्स ऑफ विटामिन ए है। ठीक है। अब यहाँ क्या बोला है? द डाइट रिक्वायर्स एटलीस्ट, जो डाइट बनेगा फूड पी और फूड क्यू को मिला के जो डाइट बनेगा उसमें कम से कम 240 यूनिट कैल्शियम होना चाहिए, 460 यूनिट्स आयरन होना चाहिए, एंड एटमोस्ट ज़्यादा से ज़्यादा 300 यूनिट कोलेस्ट्रॉल होना चाहिए। ठीक है। अब ये क्या बोला? हाउ मेनी पैकेट्स ऑफ ईच फूड, मतलब फूड पी और फूड क्यू के कितने पैकेट्स को यूज़ करें कि विटामिन ए जो है डाइट में उसको मिनिमाइज कर सके। और मिनिमम अमाउंट ऑफ विटामिन ए क्या ये भी बताओ। तो सब एक ही टाइप का क्वेश्चन है। इससे पहले भी हमने इस टाइप के क्वेश्चन किया था ना, यहाँ पे किया था। कहाँ था ये? फूड वाला ही किया था ना हमने, ये किया था। हाँ ये भी किया था। एक ही, ये जो डाइट प्रॉब्लम है सेम टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है। इसको देख लो क्या बोल रहा है। लेट एक्स, हमने मान लिया कि हमने एक्स पैकेट फूड पी यूज़ किया और वाई पैकेट फूड क्यू यूज़ किया विद द नंबर ऑफ पैकेट्स ऑफ फूड पी एंड क्यू रेस्पेक्टिवली। ऑब्वियसली एक्स क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, वाई ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होगा। ठीक है। मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन ऑफ द गिवन प्रॉब्लम इज एज फॉलोज। मैथमेटिकल प्रॉब्लम क्या है इस गिवन का? ये जो क्वेश्चन है इसका मैथमेटिकल प्रॉब्लम क्या है? हमें ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या है? विटामिन ए को हमें क्या करना है? मिनिमाइज करना है। तो अगर हमने एक्स पैकेट, बात को सुनो ध्यान से, तो हमारा जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन होगा क्या होगा? विटामिन ए का क्या होगा? एक फंक्शन होगा। अगर हमने एक्स पैकेट फूड पी लिया तो एक पैकेट फूड पी में कितने विटामिन है? 6 यूनिट है। तो एक्स पैकेट में क्या होगा? 6x यूनिट होगा। ठीक है। फूड क्यू के एक पैकेट में, ठीक है, 3 यूनिट्स ऑफ विटामिन ए है। 3 यूनिट्स है ना, यहाँ पे लिखा हुआ 3 यूनिट्स ऑफ विटामिन ए है। ठीक है। तो वाई अगर हमने पैकेट लिया फूड क्यू का तो उसमें कितने विटामिन होगा? 3y यूनिट। तो ये 6x प्लस 3y, ये तो टोटल आ गया विटामिन ए का हमारा क्वांटिटी आ गया। अगर हमने x पैकेट फूड पी लिया और y पैकेट फूड क्यू लिया तो टोटल विटामिन ए क्या आ गया? 6x प्लस 3y। ठीक है। उसके बाद क्या है कि यहाँ क्या बोल रहा है? 12 यूनिट ऑफ कैल्शियम फूड पी में है और यहाँ पे क्या है? 3 यूनिट ऑफ कैल्शियम किस में है? फूड क्यू में।
तो हमने एक्स पैकेट लिया है किसका, फूड पी का, तो 12 यूनिट, ये 12 पैकेट में क्या आ जाएगा, 12x आ जाएगा यूनिट कैल्शियम। और सेम में क्या हो जाएगा, अगर हमने एक वाई पैकेट लिया है किसका, फूड क्यू का, तो वाई पैकेट में टोटल कैल्शियम क्या होगा, 3y यूनिट। और क्या बोल रहा है कि कैल्शियम क्या होगा, एटलीस्ट कम से कम 240 यूनिट्स कैल्शियम होना चाहिए। ज़्यादा होना चाहिए 240 से वो चलेगा, बट कम नहीं होना चाहिए। तो ये क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 240। ठीक है, अब आ जाओ किस पे, आयरन पे। x यूनिट हमने क्या लिया है, फूड पी। 1 यूनिट फूड पी में आयरन क्या है हमारा, 4 यूनिट्स है। और 1 यूनिट फूड क्यू में क्या है आयरन, 20 यूनिट्स है। तो x यूनिट हमने फूड पी लिया है, तो क्या हो जाएगा, 1 यूनिट में 4 यूनिट्स है तो x यूनिट में 4x हो जाएगा। और हमने क्या लिया, y यूनिट फूड क्यू लिया है, 1 यूनिट में क्या हमारे पास 20 यूनिट्स है, तो y यूनिट में क्या हो जाएगा, 20y हो जाएगा। तो ये टोटल हमारा आ गया क्या, आयरन की क्वांटिटी। और क्वेश्चन में क्या बोला, आयरन क्या होना चाहिए, कम से कम 460 यूनिट्स होना चाहिए, मतलब ये क्या हो गया, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 460। ठीक है, सेम लाइन पे ऐसे ही कोलेस्ट्रॉल का कर लिया, बट कोलेस्ट्रॉल में क्या बोल रहा है यहाँ पे, एटमोस्ट बोल रहा है। देख लो यहाँ पे ये एटमोस्ट 300 यूनिट्स ऑफ कोलेस्ट्रॉल, तो यहाँ पे क्या होगा, लेस देन इक्वल्स टू 0। यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 नहीं होगा, लेस देन इक्वल्स टू 0। तो ये हमारे 3 इक्वेशन बन गए। ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया हमारा, ये हो गया सेकंड इक्वेशन, और ये हो गया हमारा थर्ड इक्वेशन। ठीक है, और एक तो हमारा बन गया एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, वाई इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। तो ये मैंने ऑलरेडी बता दिया है कि हर एक क्वेश्चन में जो भी हमारा लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम का क्वेश्चन होगा उसमें ये जो है यूनिवर्सल कांस्टेंट है, बिना बोले इसको मान लेना है। ठीक है, लेट अस ग्राफ द इनइक्वालिटी। इसका हमें ग्राफ ड्रॉ करना है, फिर सॉल्यूशन रीजन ड्रॉ करना है। ग्राफ हमने ड्रॉ किया, सॉल्यूशन रीजन ड्रॉ किया, तो ये हमारा क्या आ गया, फिसेबल रीजन आ गया। अब तो आप ग्राफ ड्रॉ करना जानते हो, सॉल्यूशन रीजन सब कुछ जानते हो, तो ये हमारा फिसेबल रीजन हो गया। कितने कॉर्नर पॉइंट्स मिले, एक तो ये कॉर्नर पॉइंट मिला, दूसरा ये, तीसरा ये, 3 कॉर्नर पॉइंट्स मिले। 3 कॉर्नर पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट आ गए, इसका कोऑर्डिनेट ये हो गया, इसका कोऑर्डिनेट ये हो गया। ठीक है, इन तीनों कॉर्नर पॉइंट पे हमने क्या कर लिया, ऑब्जेक्टिव फंक्शन को इवैल्यूएट किया। तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या हमारा, अमाउंट ऑफ विटामिन ए है, यही है ना, ऑब्जेक्टिव फंक्शन हमारा है अमाउंट ऑफ विटामिन ए। तो ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन को हमने कैलकुलेट किया इन तीनों कॉर्नर पॉइंट पे, 272, 15, 20 एंड 40, 15 पे। तो मिनिमम क्या मिला हमें, मिनिमम मिला हमें 150। इसका क्या मतलब है कि हमें 15 पैकेट्स लेना होगा फूड एक्स एंड 20 पैकेट्स लेना होगा फूड वाई, तब जाके जो विटामिन ए होगा उसकी क्वांटिटी को हम मिनिमाइज कर सकते हैं। और मिनिमम अमाउंट ऑफ जो क्वांटिटी ऑफ विटामिन ए क्या होगा, 150। ठीक है, बस ऐसे ही था ये प्रॉब्लम। अब आ जाओ एग्जाम्पल नंबर 10 में। एग्जाम्पल नंबर 10 में क्या है, इसको देखो ध्यान से। मैन्युफैक्चरिंग प्रॉब्लम, मैन्युफैक्चरिंग प्रॉब्लम में क्या बोला, ए मैन्युफैक्चरर हैज़ 3 मशीन्स। कोई मैन्युफैक्चरर है, उसके पास 3 मशीन्स हैं, मशीन 1, मशीन 2 एंड मशीन 3। ठीक है, इंस्टॉल्ड इन हिज फैक्ट्री, उसके फैक्ट्री में 3 मशीन्स इंस्टॉल्ड है, 1, 2 एंड 3। मशीन्स 1 एंड 2 आर कैपेबल ऑफ बीइंग ऑपरेटेड फॉर एट मोस्ट 12 आवर्स। मतलब 1 और 2 जो मशीन है उसको कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा, सॉरी कम से कम नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा 12 घंटे चला सकते हो, 1 मशीन और 2 मशीन को। वेयर द मशीन 3 मस्ट बी ऑपरेटेड फॉर एटलीस्ट 5 आवर्स ए डे। ठीक है, यहाँ पे क्या बोला है कि मशीन जो 3 है उसको कम से कम 5 घंटे तो ऑपरेट करना ही है एक दिन में, और मशीन 1 एंड मशीन 2 को क्या कर सकते हो, ज़्यादा से ज़्यादा 12 घंटे यूज़ कर सकते हो। और मशीन 3 जो है ये एक ऐसा मशीन है कि जिसको कम से कम आपको 5 घंटे यूज़ करना है। सी प्रोड्यूस ओनली 2 आइटम्स। जो भी फैक्ट्री की जो मालिक है वो क्या करती है कि 2 आइटम प्रोड्यूस करती है, आइटम नंबर M एंड आइटम नंबर N। ईच रिक्वायर द यूज़ ऑफ ऑल दी 3 मशीन्स। M आइटम को भी प्रोड्यूस करने में मशीन 1, 2, 3 यूज़ हो रहा है, और N आइटम को भी प्रोड्यूस करने में मशीन 1, 2, 3 यूज़ हो रहा है। ठीक है, द नंबर ऑफ आवर्स रिक्वायर्ड फॉर प्रोड्यूसिंग 1 यूनिट ऑफ ईच ऑफ M एंड N ऑन द 3 मशीन्स आर गिवन इन द फॉलोइंग टेबल। M आइटम्स को यूज़ करने में मशीन 1 क्या यूज़ हो रहा है, 1 घंटा, मशीन 2 यूज़ क्या हो रहा है, 2 आवर्स, मशीन 3 यूज़ क्या हो रहा है, 1 आवर। N आइटम के 1 यूनिट को प्रोड्यूस करने में मशीन 1 क्या यूज़ हो रहा है, 2 आवर्स, मशीन 2 क्या यूज़ हो रहा है, 1 आवर्स, एंड मशीन 3 क्या यूज़ हो रहा है, 1.5 आवर्स। यहाँ आगे बात समझ में। सी मेक्स अ प्रॉफिट ऑफ ₹600
₹600 का प्रॉफिट होता है एंड ₹400 ऑन आइटम एम एंड एन रिस्पेक्टिवली। मतलब क्या है कि एम आइटम के एक यूनिट को अगर वो सेल करती है तो उसे ₹600 का प्रॉफिट होता है, और एन आइटम के एक यूनिट को अगर वो सेल करती है तो उसे ₹400 का प्रॉफिट होता है। अब यहाँ पे क्या, हाउ मेनी ऑफ ईच आइटम शुड बी प्रोड्यूस सो एज टू मैक्सिमाइज हर प्रॉफिट अज्यूमिंग दैट सी कैन सेल ऑल द आइटम्स दैट सी प्रोड्यूस। अब ये क्या पूछ रहा है कि बताओ कि एम आइटम कितना बनाए, मतलब कितना प्रोड्यूस करे, और एन आइटम कितना प्रोड्यूस करे कि उसका प्रॉफिट मैक्सिमम हो। इस बात को एज्यूम कर लो कि वो जितने भी आइटम्स बनाते हैं ना, जो भी वो आइटम्स बनाते हैं वो उसके बिक जाते हैं। और बोला है कि व्हाट इज़ द मैक्सिमम प्रॉफिट, मैक्सिमम प्रॉफिट भी बताओ। एक बार मैं फिर से क्वेश्चन रीड करके समझा देता हूँ। कोई मैन्युफैक्चरर है, उसके पास उसके जहाँ पे वो एम और एन आइटम प्रोड्यूस करते हैं, उस पर 3 फैक्ट्री लगी है, सॉरी 3 मशीन्स लगी है, मशीन 1, मशीन 2 एंड मशीन 3 इंस्टॉल्ड है फैक्ट्री में। मशीन 1 एंड मशीन 2 आर कैपेबल ऑफ बीइंग, मशीन 1 और मशीन 2 को तुम ज़्यादा से ज़्यादा 12 घंटे चला सकते हो, और मशीन 3 को कम से कम 5 घंटे तो चलाना है। मतलब तुम ऐसे समझ लो कि एक बार मशीन 3 चल गया ना तो 5 घंटे से पहले उसको बंद नहीं कर सकते हो, ठीक है। सी प्रोड्यूस ओनली 2 आइटम, जो वो क्या करती है, 2 आइटम प्रोड्यूस करती है, एम और एन। ईच रिक्वायर्ड द यूज ऑफ ऑल दी 3 मशीन्स। एम आइटम को प्रोड्यूस करने में भी तीनों मशीन यूज हो रहा है, एन आइटम को भी प्रोड्यूस करने में तीनों मशीन्स यूज हो रहे हैं, ठीक है। अब क्या बोला है, द नंबर ऑफ आवर्स रिक्वायर्स फॉर प्रोड्यूसिंग 1 यूनिट, नंबर ऑफ आवर्स एम आइटम के एक यूनिट को प्रोड्यूस करने में और एन आइटम के एक यूनिट को प्रोड्यूस करने में जो नंबर ऑफ आवर्स जो मशीन्स यूज हो रहे हैं ना 1 2 3, वो यहाँ पे गिवन है। मतलब क्या है, ये क्या बोल रहा है, एम आइटम के एक यूनिट को प्रोड्यूस करने में, क्या बोल रहा है कि एम आइटम के एक यूनिट को प्रोड्यूस करने में मशीन 1 जो है वो 1 घंटा यूज़ हो रहा है, और एम आइटम के एक ही यूनिट को प्रोड्यूस करने में मशीन 1 1 घंटा यूज़ हो रहा है, मशीन 2 2 घंटे यूज़ हो रहा है, मशीन 3 फिर 1 घंटा यूज़ हो रहा है। और एन आइटम के एक यूनिट को प्रोड्यूस करने में मशीन 1 2 आवर्स यूज़ हो रहा है, मशीन 2 1 आवर यूज़ हो रहा है, मशीन 3 1.25 मतलब 1.25 घंटे यूज़ हो रहा है। तो अब क्या है कि एम आइटम के एक यूनिट को सेल करने में ₹600 का प्रॉफिट है, एन आइटम के एक यूनिट को सेल करने में ₹400 का प्रॉफिट है। तो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि बताओ वो एक दिन में कितने एम आइटम्स बनाए और कितने एन आइटम्स बनाए कि उसका प्रॉफिट मैक्सिमम हो। अब बताओ कि वो मैक्सिमम प्रॉफिट भी क्या है। क्वेश्चन आ गया होगा समझ में। अब क्या बोल रहे हैं हम लोग, हमने मान लिया कि x एंड y बी द नंबर ऑफ आइटम्स m एंड n रिस्पेक्टिवली। हमने मान लिया कि जो m आइटम है वो उसने x बनाया, और जो n आइटम है, जो n जो भी प्रोडक्ट है उसने y यूनिट बनाया। m आइटम कितने यूनिट्स बनाया, x यूनिट। n आइटम कितने यूनिट बनाए, y यूनिट, ठीक है। तो टोटल प्रॉफिट क्या होगा, एम आइटम के एक यूनिट को सेल करने में कितने का प्रॉफिट हो रहा है, ₹600 का। तो एक्स यूनिट को सेल करने में कितने का प्रॉफिट होगा, 600x का। फिर एन आइटम के एक यूनिट को सेल करने में प्रॉफिट क्या हो रहा है, एन आइटम के एक यूनिट को सेल करने में प्रॉफिट कितना हो रहा है, 400 का। तो वाई यूनिट को सेल करने में कितने का प्रॉफिट होगा, 400y का। तो ये हमारा क्या बन गया, ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ये बन गया ऑब्जेक्टिव फंक्शन, ठीक है। अब कंस्ट्रेंट ले लेते हैं। मशीन 1 मैक्सिमम कितना यूज़ हो सकता है, मशीन 1 एंड मशीन 2 ज़्यादा से ज़्यादा कितना यूज़ हो सकता है, लिखा है ना 12 घंटे। मशीन 1 एंड मशीन 2 ज़्यादा से ज़्यादा 12 घंटे यूज़ हो सकता है, इससे ज़्यादा नहीं। तो हमने एम आइटम कितने यूनिट बनाए, एक्स यूनिट। तो एम आइटम को बनाने के लिए मशीन 1 क्या यूज़ हुआ होगा, कितने घंटे यूज़ हुआ होगा, एक्स आवर यूज़ हुआ होगा। एक आइटम को बनाने में 1 घंटा, तो एक्स आइटम को बनाने में कितना, एक्स आवर्स यूज़ हुआ है। तो ये देख लो, मशीन 1 के लिए काम कर रहे हैं अभी हम लोग, एक्स आवर्स चला। एम आइटम को बनाने के लिए, एम आइटम के एक यूनिट को बनाने के लिए मशीन 1 1 घंटा चलता है, तो एक्स यूनिट को बनाने के लिए कितना चलेगा, एक्स आवर्स चलेगा, ठीक है। अब क्या है कि एन आइटम के एक यूनिट को बनाने के लिए मशीन कितना घंटा चलता है, सिर्फ अभी मशीन 1 की बात करेंगे, फिर 2 की, फिर 3 की। एन आइटम के एक यूनिट को बनाने के लिए मशीन 1 कितना चलता है, 2 घंटा। तो वाई यूनिट को बनाने के लिए कितना घंटा चलेगा, 2y आवर्स चलेगा। तो ये मशीन 1 का हो गया 2y आवर्स। अब ये मशीन 1 क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा कितना चल सकता है, 12 घंटा। उससे कम नहीं, उससे ज़्यादा नहीं चल सकता, तो लेस देन इक्वल्स टू 12 आ गया। तो ये हमारा एक
कंस्टेंट आ गया। अब आ जाओ मशीन 2 पे। मशीन 2 में क्या है कि m आइटम के एक यूनिट को बनाने के लिए मशीन 2 2 घंटे चलते हैं। तो x यूनिट को बनाने के लिए 2x आवर, ये 2x आवर्स चलेगा, तो ये हो गया। फिर n आइटम के एक यूनिट को बनाने के लिए मशीन 1 क्या चलता है, कितना घंटा चलता है, 1 आवर, तो y यूनिट को बनाने के लिए y आवर चलेगा। और ये क्या होगा, ये भी लेस देन इक्वल्स टू 12 हो जाएगा। ठीक है, ये मशीन 2 के लिए हो गया, ये हो गया मशीन 1 के लिए, हो गया मशीन 2 के लिए। अब आ जाओ मशीन 3 पे। m आइटम के एक यूनिट को बनाने के लिए मशीन 1 क्या चलता है, 1 आवर। ठीक है, तो x आइटम को बनाने के लिए कितना चलेगा, x आवर, तो यहाँ पे हो गया x आवर। अब n आइटम के एक यूनिट को बनाने के लिए मशीन 3 क्या चलता है, 1.25 आवर। 1.25 का मतलब क्या हो गया, 1.25 का मतलब हो गया ये 125/100, 5 2 ज़ा 5 ज़ा 2 ज़ा 0, 5 ज़ा 4 ज़ा 5/4 आवर्स, यही चलेगा ना। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, n आइटम के एक यूनिट को बनाने के लिए मशीन क्या चलता है, 5/4 आवर्स। तो n आइटम के y यूनिट्स को बनाने के लिए क्या चलेगा, 5/4 इंटू वाई, ये चल जाएगा। ठीक है ना, ये चलेगा। ठीक है, अब मशीन 3 ज़्यादा से ज़्यादा कितना चल सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा 5 घंटा चल सकता है। ठीक है, नहीं ज़्यादा से ज़्यादा नहीं, कम से कम 5 घंटा चलेगा। इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पे लिखा हुआ है साफ साफ देख लो, यहाँ पे कंफ्यूज मत करना, यहाँ पे लिखा है ना साफ साफ, मशीन 3 मस्ट बी ऑपरेटेड फॉर एटलीस्ट 5 आवर, कम से कम 5 घंटे यूज़ करना। 5 घंटे से ज़्यादा भी यूज़ कर सकते हैं, बट 5 घंटे से कम यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, और मशीन 1 एंड मशीन 2 को 12 घंटे से ज़्यादा यूज़ नहीं कर सकते, और मशीन 3 को क्या है, 5 घंटे से कम यूज़ नहीं कर सकते। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5, और ये तो हमारा यूनिवर्सल कांस्टेंट है। तो बस हो गया, फिर वही ग्राफ बना लो। ग्राफ बनाने के बाद ये तुम्हारा फेसेबल रीज़न आ जाएगा। फेसेबल रीज़न तो कैलकुलेट करना बता दिया है। अब ये 4 पॉइंट्स आ गए, इन चारों पॉइंट्स पे तुम्हें क्या देखना है, इन चारों पॉइंट्स पे तुमने क्या बना लिया, कॉर्नर पॉइंट्स 4 आ गए, उस पर तुमने क्या कर लिया, ऑब्जेक्टिव फंक्शन है उसका वैल्यू निकाल लिया। अब ये जो हमारा फिसेबल रीज़न क्या है हमारा, ये एक फिसेबल रीज़न हमारा है, देख लो क्लोज है। तो क्लोज है इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका ये मतलब हो जाएगा कि ये जो 4000 है ये मैक्सिमम है। इसका मतलब क्या है कि अगर वो 4 यूनिट m आइटम बनाता है, 4 यूनिट n आइटम बनाता है या बनाती है, तो उसका प्रॉफिट मैक्सिमम हो जाएगा। बस हो गया। ये लास्ट हमारा ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम क्या है, इसको देखो ध्यान से। इसमें क्या बोल रहा है कि देर आर 2 फैक्ट्रीज, 2 फैक्ट्रीज है, लोकेटेड वन एट प्लेस P एंड अनदर एट प्लेस Q। देख लो 2 फैक्ट्री है, एक फैक्ट्री जो प्लेस जो है वो क्या है, क्या बोल रहा है ये, देर आर 2 फैक्ट्रीज लोकेटेड वन एट प्लेस P एंड अनदर एट प्लेस Q। एक प्लेस P पर है, देखो एक फैक्ट्री यहाँ पे है, एक फैक्ट्री जो हमारा वो कहाँ पे है, प्लेस P पर, ये देखो एक प्लेस P पर है, और दूसरा फैक्ट्री कहाँ पे है, Q प्लेस पर है। ठीक है, ये आगे बात समझ में, यही बोल रहा है अंदर। ठीक है, फ्रॉम दिस लोकेशन ए सर्टन कॉमोडिटी इज टू बी डिलीवर्ड टू ईच ऑफ द 3 डिपोट्स सिचुएटेड एट A, B एंड C। इस फैक्ट्री को यहाँ पे 3 डिपो है, एक डिपो A है, एक डिपो B है, एक डिपो C है। ठीक है, इस तीनों डिपोज में क्या हो रहा है कि इस P और Q फैक्ट्री से कुछ आइटम्स तीनों डिपो को दिया जा रहा है। एक तो फैक्ट्री P से दिया जा रहा है तीनों डिपो को, और एक तो फैक्ट्री Q से कुछ भी आइटम या कोई भी प्रोडक्ट तीनों डिपो में डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है, यही बोल रहा है। देखो फ्रॉम दिस लोकेशन, ये फैक्ट्री के लोकेशन से सर्टन कॉमोडिटी, कोई कॉमोडिटी है, इज टू बी डिलीवर्ड टू ईच ऑफ द 3 डिपोट्स सिचुएटेड एट A, B एंड C। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास एक फैक्ट्री P है, एक फैक्ट्री Q है। P फैक्ट्री से और Q फैक्ट्री से, यहाँ पे P फैक्ट्री और Q फैक्ट्री से क्या दिया जा रहा है, एक डिपो A, B और C। इसको कुछ कॉमोडिटी या कोई भी आइटम्स या कोई भी कुछ भी समझ लो कि कोई भी मटेरियल दिया जा रहा है। ठीक है, द वीकली रिक्वायरमेंट ऑफ डिपो आर रेस्पेक्टिवली 5, 5 एंड 4 यूनिट्स ऑफ द कॉमोडिटी। ये तीनों डिपो है ना, डिपो A का वीकली रिक्वायरमेंट कम से कम 5 यूनिट है, और B का क्या है, इसका भी 5 यूनिट है, C का 4 यूनिट्स है। ठीक है, यहाँ तक आगे बात समझ में। उसके बाद क्या बोल रहा है,
5 एंड 4 यूनिट्स ऑफ दी, एक का 5 है, दूसरे का भी 5 है, पहले का 5, डिपो ए का, डिपो बी का भी 5, डिपो सी का 4 यूनिट ऑफ द कमोडिटी, वाइल द प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ फैक्ट्री पी एंड क्यू आर रेस्पेक्टिवली 8 एंड 6 यूनिट्स। ये पी और क्यू फैक्ट्री का प्रोडक्शन कैपेसिटी, पी का क्या है 8 यूनिट्स है और क्यू का क्या है, देखो पी का 8 यूनिट्स है और क्यू का 6 यूनिट्स है, ठीक है। द कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन पर यूनिट इज गिवन बिलो। अब कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन दे रखा है, मतलब क्या है कि पी फैक्ट्री से, ठीक है, अगर ए डिपो में एक आइटम तुम भेजोगे तो 160 रुपये लगेगा। बात को बिल्कुल ध्यान से सुनना। अगर पी फैक्ट्री से बी डिपो में अगर तुम एक आइटम भेजोगे तो 100 रुपये लगेगा ट्रांसपोर्टेशन चार्ज, और पी फैक्ट्री से अगर तुम सी डिपो में एक यूनिट आइटम भेजोगे तो 150 रुपये का चार्ज लगेगा। फिर अगर तुम क्यू फैक्ट्री से ए डिपो में एक आइटम भेजोगे तो 100 रुपये का चार्ज लगेगा। बी डिपो में अगर तुम क्यू फैक्ट्री से एक आइटम भेजोगे तो 120 रुपये का चार्ज लगेगा, और फिर तुम क्यू फैक्ट्री से सी डिपो में एक आइटम भेजोगे तो 100 रुपये का चार्ज लगेगा, ठीक है। अब बोल रहा है क्या, हाउ मेनी यूनिट्स, ठीक है। क्या मैं बोल रहा था, मैं ये बोल रहा था कि अगर पी फैक्ट्री से, देखो पी फैक्ट्री से, इस पी फैक्ट्री से अगर तुम एक यूनिट भेजते हो ना ए डिपो में को, कोई भी तुम आइटम एक यूनिट भेजते हो तो उसका 160 रुपये ट्रांसपोर्टेशन चार्ज लगेगा। फिर पी फैक्ट्री से अगर तुम बी डिपो में एक यूनिट भेजते हो तो उसका 100 रुपये लगेगा चार्ज, और फिर अगर तुम पी फैक्ट्री से सी डिपो में एक यूनिट भेजते हो तो उसका 150 रुपये लगेगा चार्ज, ठीक है। अब अगर तुम क्यू फैक्ट्री से एक यूनिट डिपो ए में भेजते हो तो उसका 100 रुपये चार्ज लगेगा एक यूनिट का। अगर तुम क्यू फैक्ट्री से डिपो बी में भेजते हो तो एक यूनिट का चार्ज क्या लगेगा, 120 रुपये लगेगा, ठीक है। और अगर तुम क्यू फैक्ट्री से सी डिपो में एक यूनिट भेजते हो तो 100 रुपये चार्ज लगेगा। यहाँ तक आ गई बात समझ में। अब क्या बोल रहा है, फ्रॉम हाउ मेनी यूनिट शुड बी ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम ईच ऑफ द फैक्ट्री टू ईच डिपो इन ऑर्डर दैट द ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इज मिनिमम। व्हाट इज द मिनिमम ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। अब मेरी बात को बिल्कुल ध्यान से सुनो। अब इस डायग्राम को देख के एक बार मैं फिर बता दे रहा हूँ क्या बोला जा रहा है। एक फैक्ट्री पी है, एक फैक्ट्री क्यू है, ठीक है, 3 डिपो यहाँ पर है, ठीक है। इन तीनों डिपो, इस फैक्ट्री पी में 8 यूनिट आइटम बनता है, इस फैक्ट्री क्यू में 6 यूनिट आइटम बनता है, तो टोटल ऑफ पी और क्यू मिला के कितनी यूनिट आइटम बन गए, 14 यूनिट। 8 + 6 क्या होता है, 14 यूनिट्स बन गए। अब यहाँ पे 3 डिपो है, एक डिपो ए, एक डिपो बी, एक डिपो सी। डिपो ए का वीकली रिक्वायरमेंट है 5 यूनिट्स का, डिपो बी का वीकली रिक्वायरमेंट है 5 यूनिट्स, और डिपो सी का वीकली रिक्वायरमेंट है 4 यूनिट्स। तो तीनों डिपो का मिला के कितने यूनिट्स का आइटम रिक्वायरमेंट है, 14 यूनिट्स का। और पी और क्यू में टोटल 14 बनते भी हैं, 8 + 6 14, 5 + 5 10 + 4 14, ठीक है। अब हमें क्या करना है, पी फैक्ट्री से और क्यू फैक्ट्री से तीनों डिपो में हमें आइटम्स को सेंड करना है, भेजना है। बट है क्या कि अगर तुम पी फैक्ट्री से एक यूनिट आइटम भेजते हो डिपो ए में तो 160 रुपये का चार्ज है, और अगर तुम पी फैक्ट्री से एक यूनिट आइटम भेजते हो डिपो बी में तो 100 रुपये का चार्ज है, और पी फैक्ट्री से अगर तुम एक यूनिट भेजते हो डिपो सी में तो 150 रुपये का चार्ज है, और अगर तुम क्यू फैक्ट्री से एक यूनिट आइटम भेजते हो डिपो ए में तो 100 रुपये का चार्ज है, और क्यू फैक्ट्री से अगर तुम बी डिपो में भेजते हो एक यूनिट तो 120 रुपये का चार्ज है, और क्यू फैक्ट्री से अगर डिपो सी में एक यूनिट भेजते हो तो 100 रुपये का चार्ज है। तो बोल रहा है कि इसकी रिक्वायरमेंट भी पूरी करनी है हमें तीनों डिपो की। तो बोल रहा है कि कितने यूनिट पी फैक्ट्री से हम भेजें और कितने यूनिट क्यू फैक्ट्री से हम भेजें कि जो इसका ट्रांसपोर्टेशन चार्ज है ना वो मिनिमम हो। तो हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन है हमारा ट्रांसपोर्टेशन चार्ज। द प्रॉब्लम कैन बी एक्सप्लेन डायग्रामेट्रिकली एज फॉलोज। लेट एक्स यूनिट एंड वाई यूनिट, हमने क्या बोला कि एक्स यूनिट एंड वाई यूनिट ऑफ द कमोडिटी बी ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम फैक्ट्री पी एंड क्यू। हमने पी फैक्ट्री से एक्स यूनिट आइटम भेजा और क्यू फैक्ट्री से हमने क्या भेजा, पी फैक्ट्री से डिपो ए में एक्स यूनिट भेज दिया और क्यू फैक्ट्री से हमने क्या भेज दिया, बात को सुनो ध्यान से। हमने मान लिया कि ये जो फैक्ट्री पी है ना इससे एक्स यूनिट आइटम भेज दिया डिपो ए में, और फैक्ट्री पी से ही वाई यूनिट आइटम भेज दिया किसमें, डिपो बी में।
तो अब इसके पास कितना आइटम बचा, इसके पास तो टोटल 8 यूनिट्स आइटम था। 8 में से x यूनिट तो हमने डिपो ए में भेज दिया, फिर y यूनिट हमने डिपो बी में भेज दिया, तो इतना ही आइटम बचा ना उसके पास। और इसको तो अपना पूरा आइटम सेंड करना ही है, भेजना ही है। ऐसा नहीं है कि ये कुछ आइटम बचा के रख सकता है। अगर इसने एक भी आइटम बचा लिया तो तीनों डिपो का क्या होगा, रिक्वायरमेंट पूरा ही नहीं होगा। क्यों? बिकॉज तीनों डिपो का रिक्वायरमेंट है 14 यूनिट्स, और पी और क्यू फैक्ट्री को दोनों को मिला के 14 यूनिट्स आइटम बन रहा है। तो इसे भी अपना सारा आइटम भेजना होगा, पी फैक्ट्री को भी और क्यू फैक्ट्री को भी अपने सारे आइटम भेजने होंगे। तो हमने मान लिया कि जो पी फैक्ट्री है वो डिपो ए में x यूनिट आइटम भेजता है और डिपो बी में y यूनिट आइटम भेजता है। तो इसके पास बचा क्या, 8 माइनस एक्स माइनस वाई बचा। इसको किस में भेजना होगा, सी डिपो में भेजना होगा। तो इतना 8 माइनस एक्स माइनस वाई सी डिपो में भेज दिया। ठीक है, अब x यूनिट भेजने में इसको कॉस्ट क्या लगा होगा, पी फैक्ट्री से ए डिपो में भेजने में 1 यूनिट भेजने में 160 रुपये का खर्च है, तो x यूनिट भेजने में क्या होगा, x 160x का खर्च हो जाएगा, ट्रांसपोर्टेशन चार्ज। फिर पी फैक्ट्री से बी डिपो में 1 यूनिट भेजने का क्या चार्ज है, 100 रुपये चार्ज है। तो y यूनिट भेजता है तो कितना चार्ज लग जाएगा, 100y, इसको मल्टीप्लाई करना होगा। फिर पी फैक्ट्री से डिपो सी में 1 यूनिट भेजने का 150 रुपये है, तो कितना यूनिट हमने भेजा, पी से डिपो सी में 8 माइनस एक्स माइनस वाई, तो कितना चार्ज लगेगा, 150 को मल्टीप्लाई करना होगा 8 माइनस एक्स माइनस वाई से, इतना ट्रांसपोर्टेशन चार्ज लग जाएगा। 150 को इससे मल्टीप्लाई कर दो। अब बताओ क्या है, अब तुम ऐसे देखो, इसको कितना यूनिट मिल गया, एक्स यूनिट तो मिल गया पी फैक्ट्री से, तो इसकी रिक्वायरमेंट क्या बची, 5 माइनस एक्स यूनिट रिक्वायरमेंट बची। वो किसको देना होगा, क्यू फैक्ट्री को देना होगा। तो क्यू फैक्ट्री को कितने यूनिट भेजना होगा, ए डिपो में 5 माइनस एक्स यूनिट। 1 यूनिट का चार्ज क्या, 100 रुपये। तो क्यू फैक्ट्री से डिपो ए में 5 माइनस एक्स यूनिट भेजने में क्या चार्ज होगा, इसको मल्टीप्लाई कर दो, 100 इंटू 5 माइनस एक्स। इसको कितना यूनिट मिल गया, वाई यूनिट तो डिपो पी ने भेज दिया। अब इसे कितने की रिक्वायरमेंट है, 5 माइनस वाई की। तो 5 माइनस वाई कौन भेजेगा, क्यू फैक्ट्री भेजेगा। 1 यूनिट की क्यू फैक्ट्री से डिपो बी में भेजने में क्या, 120 रुपये। तो कितना खर्च होगा क्यू फैक्ट्री से डिपो बी में भेजने में, 5 माइनस वाई इंटू 120। ठीक है, अब सी फैक्ट्री पे, सी डिपो में आ जाओ, इसको कितने यूनिट मिल गए, 8 माइनस एक्स माइनस वाई यूनिट तो मिल गए। टोटल इसकी क्या रिक्वायरमेंट है, इसकी 4 यूनिट रिक्वायरमेंट है, यही है ना 4 यूनिट। तो या तुम पहले से देखो, इसने कितना भेज दिया, इसके पास तो 6 यूनिट था, इसने कितना भेज दिया, 5 माइनस एक्स यूनिट तो डिपो ए में भेज दिया, 5 माइनस वाई यूनिट डिपो बी में भेज दिया। बचा कितना इसके पास, 6 माइनस, यही बचा ना, 5 माइनस एक्स प्लस 5 माइनस वाई, यही बचा। ये किस में भेज देगा, ये डिपो सी में भेज देगा। देखो पी फैक्ट्री और क्यू फैक्ट्री को टोटल अपने यूनिट्स भेजने, नहीं तो तीनों डिपो की रिक्वायरमेंट ही नहीं पूरी होगी। तो इसके पास बच गया इतना, ये भेज दिया फैक्ट्री सी में। 1 यूनिट भेजने में क्या, 100 रुपये का खर्च है, तो इतने यूनिट भेजने में कितने का खर्च होगा, 100 से इसको मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो टोटल ट्रांसपोर्टेशन चार्ज क्या होगा, यही होगा ना, 160x प्लस 100y प्लस 150 इंटू 8 माइनस एक्स माइनस वाई प्लस 5 माइनस एक्स इंटू 100 प्लस 120 इंटू 5 माइनस वाई प्लस 100 इंटू दिस नंबर। ये टोटल ट्रांसपोर्टेशन चार्ज होगा। फिर x और y क्या होगा हमारा, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। यहाँ पे क्या होगा, x और y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। फिर यहाँ पे क्या है कि ये जो हमारा आ रहा है ना, क्या 8 माइनस एक्स माइनस वाई, ये भी हमारा क्या होगा, 8 माइनस एक्स माइनस वाई, ये जो आ रहा है 8 माइनस एक्स माइनस वाई, ये भी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होगा। ठीक है, 8 माइनस एक्स माइनस वाई, ये भी हमारा क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। 8 माइनस एक्स माइनस वाई, ये भी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होगा, वो यहाँ पे है 8 माइनस एक्स माइनस वाई ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। फिर क्या होगा, x प्लस वाई, एक्स क्या है, ये x प्लस वाई, ये भी हमारा क्या होगा, x प्लस वाई क्या होगा, लेस देन इक्वल्स टू 8। क्यों होगा, x प्लस वाई जो है इसमें टोटल आइटम्स क्या है, 8 यूनिट है, तो x प्लस वाई का सम क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सकता है, 8 के इक्वल हो सकता है, बट उससे कम भी हो सकता है। ऐसा तो नहीं होगा ना कि 8 यूनिट है या 12 यूनिट भेज देगा। x यूनिट तो इसको भेजा, y यूनिट इसको भेजा, तो x प्लस वाई क्या होगा, लेस देन इक्वल्स टू 8। देखिए ये बन गया हमारे पास। ठीक है, और तो यहाँ से क्या मिला हमें, एक मिला। ठीक है, नाउ द वीकली रिक्वायरमेंट ऑफ डिपो इज 5 यूनिट द कमोडिटी सिंस x यूनिट आर ट्रांस। ठीक है, यही बता रहा है। सिमिलरली 5 माइनस वाई, ये 5 माइनस वाई, ये भी क्या होगा हमारा, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। 5 माइनस एक्स क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0।
ठीक है, तो यही बोला है 5 माइनस वाई क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। फिर क्या होगा, इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करो, तो इसको सॉल्व करोगे तो क्या होगा, 6 माइनस 5 प्लस 5 माइनस एक्स माइनस वाई, तो ये क्या होगा 6 माइनस 10 माइनस एक्स माइनस वाई, तो क्या होगा ये -4 माइनस एक्स माइनस वाई, ये भी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होगा। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, x प्लस वाई इज लेस देन इक्वल्स टू -4, तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, x प्लस वाई प्लस 4 इज लेस देन इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 कैसे आ रहा है, एक मिनट देखो, इसको हमने सॉल्व किया ना, यहाँ से क्या आ रहा है, ये क्या हो रहा है, ये 6 माइनस ये क्या हो 5 प्लस 5 10 माइनस एक्स माइनस वाई, ये भी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होगा। तो यहाँ से हमें क्या मिला, 6 माइनस 10 क्या होगा, -4 प्लस एक्स प्लस वाई, ये क्या हो जाए, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से हमें क्या मिल गया, x प्लस वाई प्लस -4, ये भी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। तो एक ये बन गया कंस्टेंट, x प्लस वाई -4 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे देख लो, ये टोटल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है, ये हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन हो गया, टोटल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है। इसको सॉल्व करोगे ना, इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा। अब उसके बाद सबका ग्राफ ड्रॉ कर लो, कितने कांस्टेंट आ गए, यूनिवर्सल कांस्टेंट है, एक ये कांस्टेंट हो गया, एक ये 5 कांस्टेंट हो गया। ग्राफ ड्रॉ करोगे तो हमें क्या मिल जाएगा, ये हमारा फिजिबल रीजन हो जाएगा। अब ये तो फिजिबल रीजन आता होगा, अगर अभी तुम इस लेक्चर को देख रहे हो तो फिजिबल रीजन आता होगा। कितने कॉर्नर पॉइंट हो गए, 1 2 3 4 5 6, इस 6 कॉर्नर पॉइंट पे इस ऑब्जेक्टिव फंक्शन का वैल्यू निकाल लो, तो सबसे ज़्यादा मिनिमम क्या मिलेगा, ये, और ये हमारा क्या है, बाउंडेड है, इसका मतलब ये एक्चुअल में मिनिमम वैल्यू है। मतलब क्या है कि अगर वो x का वैल्यू 0 ले और y का वैल्यू 5 ले, मतलब बात को सुनो, यहाँ पे x का वैल्यू 0 और y का वैल्यू एंड y का वैल्यू 5, मतलब क्या है कि p फैक्ट्री जो है ना, एक भी यूनिट a को नहीं भेजे। यहाँ से x का वैल्यू 0 मिला, इसका क्या मतलब है, देखो, इसका ये मतलब है कि जो p फैक्ट्री है वो क्या करे, एक भी यूनिट, मतलब 0 यूनिट भेज रहा है, वो किसको भेजे, x इज इक्वल्स टू 0, यूनिट एक भी भेजे नहीं, यूनिट p फैक्ट्री a डिपो को, और y कितना भेज दे, p फैक्ट्री b डिपो को कितना यूनिट भेज दे, 5 यूनिट। तो बचा हुआ क्या होगा, 8 माइनस 0 माइनस 5, तो 3 यूनिट जो बच गया इसके पास, 5 इधर भेज दिया तो 3 यूनिट बचा, ये c को भेज दे। फिर यहाँ पे 5 माइनस एक्स, मतलब ये इसकी तो 5 की रिक्वायरमेंट है, p से तो एक भी नहीं मिला, तो q को 5 पूरा करना होगा, तो ये x का वैल्यू 0 डालोगे तो q ने कर दिया 5 पूरा इसका। अब इसकी कितनी रिक्वायरमेंट है, 5 रिक्वायरमेंट है, कितना मिल गया इसे मिल गया 5 यूनिट तो मिल गया, ठीक है ना। तो अब y q कितना भेजेगा, q को तो 0 भेजना होगा b डिपो को, तो यहाँ पे y का वैल्यू 5 डालोगे तो 0 आ जाएगा, मतलब b को q फैक्ट्री ने 0 यूनिट भेजा। अब यहाँ पे क्या है, इसका क्या रिक्वायरमेंट है, c का क्या रिक्वायरमेंट है, यहाँ पे x का वैल्यू 0 डालो, y का वैल्यू 0 डालो, तो बचा हुआ क्या मिल जाएगा, q फैक्ट्री ने c डिपो को भेज दिया। तो यही हो गया, बस ये क्वेश्चन है, बस ऐसे ही है हमारा, क्या है, ये जो चैप्टर है लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम कंप्लीट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर हम लोग करेंगे, कौन सा चैप्टर है, प्रोबेबिलिटी।